नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे बिहारी आवाज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालू परिवार पर ईडी के शिकंजा को लेकर सियासत तेज। रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के मामले में लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में राबड़ी देवी, मिसा भारती, लालू प्रसाद की एक और बेटी हेमा यादव समेत 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। लालू परिवार पर ईडी के शिकंजे को लेकर के सियासत काफी तेज हो गई है। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी ने राबड़ी देवी, मिसा भारती, हेमा यादव समेत 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल दिया है और इस मामले में सीबीआई पहले 3 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बड़ा बयान। ईडी जहां कदाचार भ्रष्टाचार होगा वहां जाएगी। ममता बनर्जी पर भी निशाना। राजनीति में विभेद के खिलाफ बोले। लालू परिवार पर कसते शिकंजे पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि जितनी भी कानून के हिसाब से काम करने वाले स्वतंत्र संस्थाएं हैं वो अपना काम करती हैं और जहां कदाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, सत्ता का और पावर का दुरुपयोग करके आर्थिक अपराध किए जाएंगे तो वहां ईडी जाएगी ही। नित्यानंद राय ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है और किसी को लगता है कि ईडी क्यों आ रही है, तो ईडी का जो काम है वह वो कर रही है। कानून सबके लिए बराबर है, अलग अलग कानून नहीं हो सकता। वहीं ममता बनर्जी को लेकर नित्यानंद राय ने कहा कि ममता बनर्जी ही नहीं, पूरा घमंडिया गठबंधन घबराया हुआ है। इन लोगों की नीति में हिंदुओं का विरोध करके, सनातन का विरोध करके, तुष्टीकरण की नीति से वोट को इकट्ठा कर अपने सत्ता को बरकरार रखने में हमेशा इनकी तैयारी होती थी और लगता था कि पूरे भारत की राजनीति इसी पर है और इसका नुकसान देश को तुष्टीकरण के कारण होता था। अब ऐसे विभेद पैदा करने वाले लोगों के दुकान बंद होने वाली है, राजनीति समाप्त होने वाली है। लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां। एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले हंगामा शुरू। लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे रह गए हैं। जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। एक तरफ जहां ईडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में शामिल दलों ने सीट शेयरिंग से पहले अपने अपने हिसाब से सीटों पर चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। सीट शेयरिंग से पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी ने 4 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है और उन 4 सीटों पर बड़ी रैली करने जा रहे हैं। क्या इंडी गठबंधन की तरह एनडीए में भी सीटों को लेकर घमासान छिड़ने वाला है? अब ये एक बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया। नाराज कांग्रेस नेता ने दी बड़ी सलाह। अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में सियासत तेज है। 22 जनवरी को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खास लोगों को स्पेशल निमंत्रण भेजा जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी समारोह का निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया है। अखिलेश यादव द्वारा निमंत्रण पर अस्वीकार करने पर कांग्रेस ने उन्हें बड़ी सलाह दे दी है। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आने के साथ ही इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बना रही है। ऐसे में निमंत्रण मिलने के बावजूद विपक्षी नेता इस कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कहते हुए प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि हम जिन्हें जानते नहीं उन्हें न तो निमंत्रण देते हैं और न ही उनसे कोई निमंत्रण स्वीकार करते हैं। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया। अयोध्या नहीं जाएंगे सोनिया, खरगे। आगामी 22 जनवरी को आपको बता दें कि अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कांग्रेस ने भी दूरी बना ली है। कांग्रेस की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता ठुकरा दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए पत्र में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताया गया है। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान होंगे। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी समेत कई विपक्षी नेताओं को निमंत्रण भेजा गया था। हालांकि सभी ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली है और इस कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का आयोजन बताकर जाने से इनकार कर दिया है। कोई आश्चर्य नहीं, उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक पात्र बताया था।
राम मंदिर कार्यक्रम से कांग्रेस की दूरी पर बीजेपी का तंज। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को इसे आरएसएस भाजपा का कार्यक्रम बताकर राम मंदिर के निमंत्रण को सम्मानपूर्वक अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस के नेता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। इसी के बाद अब भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि वे दर्शन के लिए कैसे जाएंगे। क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस ने यह सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं को मैदान में उतारा कि वहां राम मंदिर का निर्माण न हो। उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक पात्र बताया, राम सेतु को अस्वीकृत किया और यह शुरू से ही उनकी मानसिकता रही है। देशद्रोह मामले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की मौत की सजा बरकरार। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति जनरल सेवानिवृत्त परवेज मुशर्रफ की उच्च राजद्रोह मामले में 2019 में दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश सीजेपी काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति मंसूर अली शाह, न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान और न्यायमूर्ति अतहर मिन्नाल्लाह शामिल थे। उन्होंने कहा कि लाहौर उच्च न्यायालय के 13 जनवरी 2020 के आदेश ने मुशर्रफ की मौत की सजा को रद्द कर दिया था। अनुपालन न करने पर अप्रभावी हो गया और उच्च न्यायालय ने 2019 में एक विशेष अदालत द्वारा दी गई मुशर्रफ की मौत की सजा को असंवैधानिक करार दिया था। राष्ट्रपति चुनाव से कुछ दिन पहले नजर आया चीन का सैटेलाइट, ताइवान में आया राजनीतिक तूफान। राष्ट्रपति चुनाव से कुछ ही दिन पहले ताइवान के ऊपर से उड़ान भरने वाले एक चीनी उपग्रह के प्रक्षेपण से बुधवार को चीन के इरादों को लेकर एक गलत हवाई हमले की चेतावनी के कारण द्वीप पर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि उसने चीनी उपग्रह के प्रक्षेपण पर विचार नहीं किया, जिसका रॉकेट दक्षिणी ताइवान के ऊपर से गुजरा। यह चुनाव से पहले हस्तक्षेप का प्रयास था, लेकिन मुख्य विपक्षी दल ने सवाल उठाया कि अलर्ट क्यों जारी किया गया था। विज्ञान उपग्रह ले जाने वाले एक चीनी रॉकेट के 500 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर दक्षिणी ताइवान के ऊपर उड़ान भरने के बाद सरकार ने एक गलत हवाई हमले की चेतावनी जारी कर दी। मालदीव के सत्तारूढ़ गठबंधन ने 2023 चुनावों के दौरान भारत विरोधी भावनाओं को किया उजागर, रिपोर्ट में दावा। यूरोपीय संघ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी पीपीएम और पीपल्स नेशनल कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन ने 2023 के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान भारत विरोधी भावनाओं को उजागर किया और इस विषय पर गलत सूचना फैलाने का प्रयास किया। मालदीव में यूरोपीय चुनाव अवलोकन मिशन ने पिछले साल 9 और 30 सितंबर को हुए 2 दौरे के चुनाव पर मंगलवार को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की। भारत समर्थक शेरिंग टोब्गे के भूटान चुनाव में धमाकेदार जीत, पीएम मोदी ने दी बधाई। भूटान में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने देश के संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे की सत्ता में वापसी का रास्ता साफ हो गया। टोब्गे की पार्टी ने नेशनल असेंबली में 47 में से 30 सीटें जीती हैं। एपी के रिपोर्ट के अनुसार पूर्व सिविल सेवक पेमा चेवांग के नेतृत्व वाली भूटान ट्रेंडल पार्टी ने 17 सीटें हासिल की। सत्तारूढ़ ड्रुक न्यामरूप तशोगपा पार्टी सहित 3 अन्य दल मंगलवार को हुए दूसरे दौर के मतदान के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सके। नवंबर में शुरुआती दौर के मतदान में हुए चुनावी मुकाबले से वो बाहर हो गए। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को टोब्गे को चुनाव जीतने के लिए बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भूटान में संसदीय चुनाव जीतने के लिए मेरे मित्र शेरिंग टोब्गे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को हार्दिक बधाई। दोस्ती और सहयोग के अपने अनूठे संबंधों को और मजबूत करने के लिए फिर से मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। विश्व भर में 2024 चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ने की संभावना, 50 देशों से अधिक मतदाता होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनावी उत्सव का दृश्य। वर्ष 2024 चुनावों के लिहाज से एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला वर्ष होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका सहित 50 देशों के 2 अरब से अधिक मतदाता अपने मतदान करेंगे। सभी की निगाहें संयुक्त राज्य अमेरिका पर होगी, जहां एक पूर्व राष्ट्रपति गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना करने के बावजूद फिर से चुनाव लड़ेंगे।
एक ऐसा स्थान है जहां निवर्तमान राष्ट्रपति अपने पूर्ववर्ती को नाजी कहते हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने अपने उत्तराधिकारी पर पिछले चुनाव में हेराफेरी का आरोप लगाया। वर्तमान प्रतिष्ठान पूर्व राष्ट्रपति पर कई आपराधिक मामले दर्ज कर रहा है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर लोकप्रिय पूर्व राष्ट्रपति को मतदान से दूर रखने के लिए कानून को हथियार बनाने का आरोप लगाया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की तैयारी करके जवाबी कार्रवाई कर रही है। शीर्ष अदालत हरकत में आ गई है, लेकिन उसका फैसला जो भी हो, ध्रुवीकृत समाज का एक बड़ा वर्ग इसे नाजायज और राजनीति से प्रेरित भी बता रहा है। शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण का समय बदला, अब इस वक्त लेटर सौंपेंगे सीएम नीतीश। बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति पत्र प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आगामी 13 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नव नियुक्त शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करने वाले हैं। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक नियुक्ति पत्र वितरण का समय बदल दिया गया है। दरअसल बिहार में पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति संपन्न होने के बाद बीपीएससी ने शिक्षकों की बहाली के लिए दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कर लिया है। नतीजे आने के साथ ही शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ट्रेनिंग शुरू कर दी और शिक्षकों के बीच स्कूलों का भी आवंटन कर दिया गया। पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण के नवनियुक्त शिक्षकों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। एक्सप्रेस ट्रेन के 3 डब्बे पटरी से उतरे हादसे में 5 लोग घायल। देश में एक के बाद एक लगातार रेल हादसे हो रहे हैं। ताजा घटना तेलंगाना से सामने आई है, जहां एक एक्सप्रेस ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। हादसे के बाद रेल यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में 5 लोगों के घायल होने की खबर है। घटना नामपल्ली रेलवे स्टेशन की है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद से चेन्नई जा रही चार मीनार एक्सप्रेस की 3 डब्बे नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर बेपटरी हो गई। हादसे में बोगियों की गेट पर खड़े 5 लोग घायल हो गए हैं। सुबह करीब 9 बजे हुए इस हादसे के बाद रेल कर्मियों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर रेलवे के बड़े अधिकारी पहुंच गए और घटना की जानकारी ली। सभी घायलों को इलाज के लिए रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेल कर्मियों के मुताबिक ट्रेन प्लेटफॉर्म से टकरा गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। हालांकि रेल अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और गनीमत की बात रही कि बड़ा हादसा होने से बच गया। मधुमक्खियों के काटने से एयरफोर्स अफसर की मौत, छुट्टी पर आए थे अपने घर। मुजफ्फरपुर में मधुमक्खियों के झुंड ने छुट्टी पर घर आए एयरफोर्स ऑफिसर पर उस वक्त हमला बोला जब वे अपने नाती को घर के बाहर खिला रहे थे, जिसके बाद मधुमक्खियों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी तरह अपनी नाती को घर के अंदर पहुंचाया। मधुमक्खियों ने इस दौरान उन्हें घेर लिया और शरीर के खुले अंगों पर काट लिया, जिसके बाद वे बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए श्री कृष्णा मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों के बीच कोहराम मच गया। परिवार के सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। जीना मरना तेरे संग, पति के गुजरने के कुछ ही देर बाद पत्नी की मौत। शादी के वक्त पति पत्नी ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, जो आज चरितार्थ हो गई। लखीसराय में बुजुर्ग दंपत्ति को मौत भी जुदा नहीं कर पाई। पति के गुजरने के कुछ देर बाद ही पत्नी की भी मौत हो गई। बिहार के लखीसराय जिले में यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पहले पति की मौत हो गई, फिर पति के छोड़कर जाने के सदमे में पत्नी की भी मौत हो गई। बुजुर्ग दंपति के निधन से इलाके के लोग भी हैरान हैं। दोनों की अर्थी एक साथ घर से उठी, जिसे परिवार के लोग और ग्रामीणों ने नम आंखों से विदा किया, जिसके बाद शमशान घाट पर दोनों का दाह संस्कार किया गया। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, घर के बाहर खड़े रिटायर्ड फौजी को मारी गोली। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बेखौफ अपराधी आए दिन लोगों को अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला सीतामढ़ी से सामने आया है, जहां बेखौफ बदमाशों ने घर के बाहर खड़े सेना के रिटायर्ड फौजी को गोली मार दी। घटना सीतामढ़ी शहर के मधुबन गांव की है। अपराधियों की
गोली से घायल हुए पूर्व फौजी की पहचान मधुबन गांव निवासी हनुमान यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बुधवार को हनुमान यादव अपने घर के बाहर दरवाजे पर खड़े थे, तभी 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश वहां पहुंचे और उन्हें गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। बेटे की हत्या के आरोपों पर सीईओ मां सूचना सेठ का पहला बयान, जब मैं सोकर उठी तब तक। गोवा में अपने 4 साल के बेटे की हत्या में आरोपी स्टार्टअप कंपनी की सीईओ सूचना सेठ पुलिस की हिरासत में है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आशंका जताई थी कि उस महिला ने हत्या करने से पहले अपने बेटे को दवा की भारी खुराक दी होगी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी महिला ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने यह मर्डर नहीं किया है। आरोपी ने बताया कि जब वह सोकर उठी तो बच्चा पहले ही मर चुका था। हालांकि पुलिस ने कहा, हम आरोपी की बात से सहमत नहीं है। आगे जांच के बाद कि बच्चे की हत्या के पीछे की मकसद का पता चलेगा। ऑर्केस्ट्रा गर्ल को वाइफ बता होटल ले गया युवक, रूम पहुंचते ही कर डाला ये कांड। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। राज्य के अंदर शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जिस दिन हत्या, लूट, छिनतई और गोलीबारी जैसी खबरें निकलकर सामने नहीं आती हो। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आया है, जहां एक युवक ऑर्केस्ट्रा गर्ल को पत्नी बताकर होटल के कमरे में ले गया, जहां जबरे में गोली मारकर युवक मौके से फरार हो गया। बिहार में अपराधियों पर एक्शन, शिवहर, गया, मुंगेर और जमुई में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शिवहर, गया, मुंगेर और जमुई पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। शिवहर में बहन को गोली मारने वाली भाई समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं गया पुलिस ने अपराधियों के टॉप 20 लिस्ट में शामिल 50,000 के इनामी कुख्यात अपराधी नीतीश को दबोचा है, जबकि बोधगया थाना क्षेत्र से 40 लाख के हेरोइन के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मौके से एक तस्कर फरार हो गया है। वहीं मुंगेर के प्रमुख हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव से 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले कुख्यात संतोष कुमार और सौरभ सहित 5 अपराधियों को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने पकड़ा है। जबकि जमुई में पैक्स अध्यक्ष के पति और एमएलसी के रिश्तेदार को शराब तस्करी के आरोप में 14 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। आयरा नुपुर के संगीत में पति संग सज धज कर पहुंची ज्वाला गुट्टा, आमिर खान के साथ दिए पोज। आयरा खान आज नुपुर शिखरे संग उदयपुर में पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करने जा रही हैं। हाल ही में ज्वाला गुट्टा कपल के संगीत में शामिल हुई। वहीं बीती रात आयरा खान और नुपुर शिखरे का उदयपुर में ग्रैंड संगीत रखा गया, जिसमें कपल के साथ साथ उनकी दोस्तों ने भी जमकर धमाल मचाया। कपल के संगीत में शामिल होने के लिए ज्वाला गुट्टा भी सज धज कर पहुंची थी। इसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने अब अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है। ज्वाला गुट्टा आयरा की शादी में अपने पति के साथ पहुंची हैं। एक तस्वीर में विष्णु विशाल आमिर के बेटे संग पोज देते दिखे हैं। तो अब बात करते हैं कुछ फिल्मों की दुनिया की। आपको बता दें कि क्रिश 3 से लेकर अ फ्लाइंग जैट तक हॉलीवुड मूवीज को मात देती है ये देसी सुपर हीरोज की फिल्में। देखेंगे तो सीट से लास्ट तक चिपके रहेंगे। ऋतिक रोशन की लीड रोल वाली क्रिश 3 क्रिश सागा का एक एक्साइटिंग इंस्टॉलमेंट है। राकेश रोशन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और विवेक ओबरॉय जैसे कलाकार शामिल है। फिल्म में कई हैरान कर देने वाली सीन है। ये बॉलीवुड सुपर हीरो फिल्मों में से एक है जिसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पे एंजॉय कर सकते हैं। अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी फिल्म रावण कन्वेंशनल बाउंड्रीज को पार करने वाली रेयर इंडियन साइंस फिक्शन सुपर हीरो फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में कई ऐसे सीन्स हैं जिन्हें देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इस फिल्म में शाहरुख खान और करीना कपूर ने अहम रोल प्ले किया है और ये फिल्म आप ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर देख सकते हैं। प्रभास ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, सलार के नाम पर दर्ज हुआ तगड़ा रिकॉर्ड।
सुपरस्टार प्रभास की सालार बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। इसकी कमाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन मूवी देश और विदेश में करोड़ों रुपए का कलेक्शन कर रही है। अब प्रभास की सालार ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। जानिए इस फिल्म ने अब तक दुनिया भर में कितने करोड़ का टोटल बिजनेस कर लिया है। प्रभास की सालार ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजय बालन के मुताबिक सालर ने 19वें दिन दुनिया भर में 6.05 करोड़ की कमाई की है। इस तरह प्रभास की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचते हुए 700 करोड़ क्लब में एंट्री मार चुके हैं। अब तक फिल्म की टोटल कमाई 700.37 करोड़ रुपए हो चुकी है। नयनतारा की बड़ी मुश्किलें, मुंबई के बाद अब जबलपुर में भी दर्ज हुई एफआईआर। फिल्म अन्नपूर्णा में भगवान श्री राम का अपमान का है आरोप। नयनतारा और जय की फिल्म अन्नपूर्णा हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, लेकिन इस फिल्म को लेकर काफी विवाद हो रहा है। फिल्म पर हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का और लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि भगवान राम से संबंधित एक विवादास्पद टिप्पणी को फिल्म में शामिल किया गया है और इस वजह से ही अन्नपूर्णा को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है। ऐसे में फिल्म के मेकर्स और डायरेक्टर्स के साथ ही एक्ट्रेस नयनतारा सहित पूरी स्टार कास्ट के खिलाफ मुंबई के बाद अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। साउथ स्टार उपेंद्र की वर्ल्ड ऑफ यूआई के टीजर ने मचाया धमाल। कुछ घंटों में ही मिले इतने मिलियन व्यूज। उपेंद्र साउथ इंडस्ट्री के जाने माने सितारे में से एक हैं। उनकी हर फिल्म को दर्शक काफी पसंद करते हैं और उनकी अगली फिल्मों का इंतजार करते हैं। वहीं अब जल्द ही उपेंद्र की मोस्ट अवेटेड अपकमिंग फिल्म वर्ल्ड ऑफ यूआई रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। हाल ही में मेकर्स ने दर्शकों की उत्सुकता को बढ़ाते हुए इसका टीजर भी रिलीज किया है, जो अब सोशल मीडिया पर छा गया है। उपेंद्र की फिल्म वर्ल्ड ऑफ यूआई का टीजर बीते दिन रिलीज किया गया था। रिलीज होते ही टीजर हर तरफ छा गया है। दर्शक इस टीजर को खूब पसंद कर रहे हैं। खबर लिखे जाने तक यूट्यूब पर इस टीजर को करीब 6 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। वहीं यूट्यूब की लिस्ट में ये ट्रेंड कर रहा है। फिल्म 12th फेल की सफलता पर बोली कटरीना कैफ, मुझे लगता है कि आपको निडर होना चाहिए। फिल्म कैंपेनियन से बात करते हुए कटरीना ने कहा कि मुझे लगता है कि आपको अपनी पसंद में निडर होना चाहिए, इतनी अधिक गणना ना करें और मुझे लगता है कि यह वर्ष 2023 शायद मेरे लिए यह उदाहरण देने के लिए सबसे अच्छे वर्षों में से एक है, जहां हमने हाई ऑक्टेन एक्शन वाली व्यावसायिक ब्लॉकबस्टर फिल्में देखी हैं और हमने एक छोटी अतरंग फिल्म देखी है 12वीं फेल, जिसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे लगता है कि यही वह उदाहरण है जिसकी हमें जरूरत है। उन्होंने कहा, अगर किसी फिल्म की कहानी दिलचस्प है तो उसे दर्शक मिल जाएंगे। संख्या की गणना करना निर्माताओं का काम है, लेकिन सही कहानियां बताना अभिनेताओं का और निर्देशकों का काम है।